हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप लोग। तो हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सीरीज़ है, इसको हम आज कंटिन्यू करते हुए आपके लिए ये थर्ड सेट लाए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। और इस थर्ड सेट में हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास की अवधारणा एवं विकास के नियम। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को लेते हैं और इससे रिलेटेड क्विकली हम 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, एक बालक में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं। चेंजेस इन अ चाइल्ड दैट ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंजेस इन फंक्शन और कैरेक्टर आर। ये डैश यहाँ आएगा। तो क्या कहेंगे ऐसे परिवर्तनों को जो गुणात्मक परिवर्तन लेके आते हैं? तो चरित्र में भी और कार्य में भी। अब चरित्र का अर्थ यहाँ पर गुण भी हो सकता है। आप इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए, चेंजेस इन अ चाइल्ड दैट ब्रिंग क्वालिटेटिव चेंजेस इन फंक्शन और कैरेक्टर आर। ठीक है, तो यहाँ था फंक्शन और कैरेक्टर, तो कार्य या गुण हम कह सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति के विभिन्न कार्यों में, उसके गुणों में जो गुणात्मक परिवर्तन है, जो क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, उनके लिए क्या नाम दिया जाता है? तो ऑप्शन है, पहला शारीरिक या फिजियोलॉजिकल, दूसरा भौतिक या फिजिकल, तीसरा विकासात्मक या डेवलपमेंटल, और चौथा है सांस्कृतिक या कल्चरल। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे परिवर्तनों को, ऐसे गुणात्मक परिवर्तनों को विकासात्मक परिवर्तन का नाम दिया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न दूसरा जो है वो देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिशु का विकास विभिन्न वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, निम्न में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? The development of a baby is influenced by various environmental factors. Which one of the following is not included? तो बिल्कुल कई सारे वातावरणीय कारक हैं जो बच्चे के संपूर्ण विकास को प्रभावित करते हैं। तो हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है न्यूट्रिशन, पोषण, ऑप्शन बी है खेल का मैदान, प्लेइंग फील्ड, ऑप्शन सी है माता पिता का आर्थिक सामाजिक स्तर, द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स, और ऑप्शन डी है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स। तो आपको लगेगा कि ये तो सारी की सारी चीज़ें ही प्रभावित करती हैं बच्चे के विकास को, लेकिन हम प्रश्न अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान सा उत्तर है। यहाँ पर बात हो रही थी किसकी? वातावरणीय कारकों की, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, और जो क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, ये आनुवांशिक कारक है, ये वातावरणीय कारक नहीं है। जबकि अन्य तीनों, यानी बच्चे को कितना कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है, बच्चे को खेल का मैदान खेलने के लिए उपलब्ध है या नहीं है, और बच्चे के माता पिता का या परिवार का आर्थिक सामाजिक स्तर कैसा है, ये सभी चीज़ें वातावरणीय कारकों में शामिल होती हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो तीसरा प्रश्न है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? तो एक स्टेटमेंट है, थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान से समझो। ठीक है, कि बच्चे भाषा सीखते हैं, हम ये जानते हैं। ठीक है, तो इस बारे में दो लॉजिक दिए गए कि भाई बच्चे भाषा अर्जित करते हैं, सीखते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, यानी हम मनुष्य के बच्चे बने ही इस प्रकार से हैं, उनके जीन्स में, उनकी आनुवांशिकता में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें भाषा सीखने योग्य बनाती हैं या उन्हें इस और पूर्व प्रवृत्त करती है। ठीक है, और दूसरा है, या दूसरा कारण क्या है कि भाई या तो ये वाला या दूसरा वाला। दूसरा क्या है, उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं, कि बच्चे के माता पिता जो हैं वो शुरू से ही गहन रूप से उसके सामने बोल बोल करके उसे भाषा सिखाने का प्रयास करते हैं। तो यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, यह प्रश्न क्या दर्शाता है? तो नीचे 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से
ये जो पूरा कथन है ये एक प्रश्न के रूप में, तो ये प्रश्न क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, प्रकृति और पोषण पर बहस या प्रकृति पोषण विवाद, द नेचर नर्चर डिबेट। ऑप्शन बी, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, द डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट एज अ मल्टी फैक्टर एबिलिटी। ऑप्शन सी, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया, वेदर डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और डिसकंटिन्यूस वन। और चौथा है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, सो द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। इनमें से जो उपयुक्त कथन था वो क्या दर्शा रहा है? ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ आपके पेशेंस को चेक किया जा रहा है कि आप बड़ा प्रश्न देखकर घबरा तो नहीं जाते हैं या कठिन भाषा देखकर घबरा तो नहीं जाते हैं। ऐसे प्रश्नों में आपको धैर्य से सिर्फ हर एक शब्द को पढ़ना होता है और आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भाषा सीखने की योग्यता है उसके दो पहलुओं की बात की गई है। एक पहलू आनुवंशिकता को महत्व दे रहा है, एक पहलू वातावरण को महत्व दे रहा है। तो ये जो पहले वाली बात थी कि आनुवंशिक रूप से बच्चा पूर्व प्रवृत्त होता है भाषा सीखने के लिए, ये आनुवंशिकता के महत्व को दर्शा रहा है। जबकि दूसरी वाली जो बात थी कि माता पिता शुरू से ही बच्चों को गहन रूप से सिखाते हैं, ये वास्तव में क्या हो रहा है, वातावरण के महत्व को दर्शा रहा है। तो ये कथन संदर्भित है प्रकृति और पोषण पर विवाद से या बहस से, जिसको नेचर नर्चर डिबेट का नाम दिया जाता है। तो साइकोलॉजी में डेवलपमेंट को लेके यानी विकास की प्रक्रिया को लेके एक हम कहें कि लंबी बहस चली आ रही है इस मुद्दे पर कि आनुवंशिकता अधिक महत्व रखती है विकासात्मक प्रक्रियाओं में या फिर वातावरण अधिक महत्व रखता है, या जो परिवर्तन बच्चे में आते हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें आनुवंशिकता का योगदान ज़्यादा है या जो आपका वातावरण है उसका योगदान ज़्यादा है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी एक विशिष्ट संदर्भ लिया गया है भाषा विकास का और उससे संबंधित नेचर नर्चर डिबेट को ही यहाँ दर्शाया गया है। तो यहाँ प्रकृति और पोषण जो विवाद है, तो प्रकृति का संदर्भ यहाँ पर किससे है, आनुवंशिकता से है। यह आपको ज़रूर याद रखना है कि प्रकृति का संदर्भ यहाँ होता है आनुवंशिकता से। नेचर यहाँ किसको इंडिकेट करता है, आनुवंशिकता को, और पोषण का संदर्भ किससे है, वातावरण से। ठीक है, तो ये नेचर नर्चर डिबेट की बात भी हम पढ़ते हैं तो क्लासेस में बिल्कुल करते हैं, और आप लोग ने जिन्होंने पढ़ा है वो अच्छे से जानते हैं इस डिबेट के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण की भूमिका के संबंध में निम्न में से कौन सी बात सही है? ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये प्रश्न भी आनुवंशिकता और वातावरण के संबंध में है। तो इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, अच्छी आनुवंशिकता बुरे वातावरण की क्षतिपूर्ति कर सकती है, दैट गुड हेरिडिटी कैन मेक अप फॉर पुअर एनवायरनमेंट। तो क्या ये संभव है? ऐसा संभव नहीं है। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि भाई अच्छी एक बार हेरिडिटी मिल गई यानी जीन्स अच्छे मिल गए तो वातावरण कैसा भी हो कंपेंसेशन हो जाता है, पर यह संभव नहीं है। दूसरी बात है, आनुवंशिकता तथा वातावरण का योगदान बराबर सा ही रहता है, दैट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन। देखते हैं ये कथन क्या सही है या नहीं है। तीसरा है, बुरा वातावरण अच्छी आनुवंशिकता को दबा सकता है, पुअर एनवायरनमेंट कैन सप्रेस गुड हेरिडिटी। तो ये स्टेटमेंट भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का सही रिलेशनशिप नहीं बताता है। चौथा है, वातावरण आनुवंशिकता की क्षतिपूर्ति कर सकता है, दैट गुड एनवायरनमेंट कैन मेक अप फॉर पुअर हेरिडिटी। यानी किसी बच्चे को फॉल्टी जीन्स मिले हैं, किसी बच्चों को हेरिडिटी या आनुवंशिकता के रूप में जो गुण मिले हैं उनमें कमी है, तो क्या उस कमी की क्षतिपूर्ति वातावरण कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ सबसे उचित जो कथन है, सबसे सही जो कथन है वो कौन सा है? बी। एक्चुअल में ऐसे प्रश्नों में हमें
नज़दीक से सबसे सही कथन पर जाना होता है। तो बिल्कुल सबसे सही कथन जो है आनुवंशिकता और वातावरण के संदर्भ में यही है कि दोनों का संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में लगभग बराबर सा योगदान माना गया है। तो ना वातावरण की पूर्ति आनुवंशिकता कर सकती है, ना आनुवंशिकता की कमियों की क्षतिपूर्ति वातावरण कर सकता है। 5वां प्रश्न है, बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड आर। तो कौन से कारक बालक के विकास में सबसे अधिक महत्व रखते हैं? ऑप्शन ए, बालक का भौतिक एवं नैतिक वातावरण, यानी फिजिकल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, नॉट डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मोरल एनवायरमेंट। तो बच्चा कैसे भौतिक वातावरण में रह रहा है, किस प्रकार का नैतिकता संबंधी वातावरण उसको उपलब्ध हुआ है, क्या ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है बालक के विकास को या फिर कुछ और? तो दूसरा ऑप्शन है परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। हाँ, ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित तो करता है, लेकिन क्या जो चारों विकल्प हैं उनमें से सबसे अधिक यह करता है, देखते हैं। ऑप्शन सी है माता पिता का शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर, एजुकेशनल एंड सोशल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। तो बिल्कुल एक बच्चे के परिवार के जो लोग हैं, खासकर उसके अभिभावक, उनका शैक्षिक और सामाजिक स्तर कैसा है, ये भी बालक के विकास को कुछ हद तक प्रभावित करता है। डी ऑप्शन है बालक का सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक वातावरण, सोशियो इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चों ऐसे प्रश्न में जहां हमको पता है कि हाँ ये भी प्रभावित करेगा बच्चे के विकास को, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो हमें अगर गौर से देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। सामाजिक वातावरण को भी इंक्लूड कर लिया, आर्थिक स्थिति को भी इंक्लूड कर लिया, और बच्चे को जो बौद्धिक वातावरण प्राप्त हो रहा है, ठीक है, बौद्धिक वातावरण यानी कि उसके आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कैसे जगह उसको पढ़ने भेजा जा रहा है, उससे उसका बौद्धिक वातावरण उत्पन्न होता है। तो निश्चित ही यहाँ इन तीनों को कंबाइन कर दिया गया है। तो हमारे प्रश्न में क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है, तो निश्चित ही ये तीनों मिलकर के सबसे महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं। तो यहाँ आंसर होगा हमारा डी। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास के कुछ सामान्य नियम या सिद्धांत होते हैं, वहीं से यह प्रश्न है कि जो नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं उनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत है। पहला है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। क्या ये सही है? देखते हैं। ऑप्शन बी है विकास हमेशा रेखीय होता है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। तो याद रखना है कि बेटा विकास हमेशा रेखीय नहीं होता है, विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार, स्पाइरल फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से रेखीय यानी एक सीधी रेखा में सीधे चलने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन विकास इस प्रकार सीधे एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है। विकास का प्रदर्शन इस वर्तुलाकार रूप में ही उचित होता है। तीसरा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत कथन है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यहाँ लिखा है इट इज़ कॉन्टिन्यूस, तो ये कथन गलत है। डी देखो, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि विकास का नियम ये होता है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं या सभी आयाम जो है वो अंतर संबंधित होते हैं या सुसंबंधित होते हैं। पहला कथन जो था सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये उचित कथन है। ये बिल्कुल विकास का एक नियम है, यानी विकास की गति असमान होती है, या इसको ही हम कहते हैं असमान गति का सिद्धांत, असमान गति का सिद्धांत, नॉन यूनिफॉर्म पेस या स्पीड का
प्रिंसिपल ये होता है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना है कि हाँ, सभी की विकास दर बिल्कुल एक समान होना संभव नहीं है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न है, मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनेबल्स अ टीचर टू। तो वास्तव में एक अध्यापक जब मानव वृद्धि और विकास की समझ विकसित करता है तो वह क्या करने के योग्य बन पाता है। 4 विकल्प हैं। ए, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के योग्य है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, गलत कथन है। कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशंस वाइल टीचिंग, वास्तव में हमें बच्चों के इमोशंस पर कंट्रोल करना ही नहीं है, ऐसा तो शिक्षक का कोई कार्य होता ही नहीं है, या ऐसा करने से वास्तव में हम विद्यार्थी को लाभान्वित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर, ये आंसर हो सकता है। पहले दोनों विकल्प देख लें हम। सी, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, टू टेल स्टूडेंट्स हाउ दे कैन इम्प्रूव इन देयर लाइव्स। वास्तव में वृद्धि एवं विकास का इस बात से कोई कनेक्शन ही नहीं है कि एक अध्यापक वृद्धि विकास पढ़ेगा तो बताएगा कि हाँ, वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डी है, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास यानी प्रैक्टिस और टीचिंग इन एन अनबायस्ड वे। अनबायस्ड वे में टीचिंग तो करनी ही है एक अध्यापक को, एक शिक्षक का मूल गुण होता है ये तो। ठीक है, ये वृद्धि विकास के अध्ययन से नहीं आता है, लेकिन वृद्धि विकास के समझ या उसका अध्ययन अध्यापक को वास्तव में स्पष्टता उत्पन्न करता है किस बारे में, विविध विद्यार्थियों को शिक्षण कराने के बारे में, यानी अलग अलग आयु समूह के विद्यार्थियों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, या अलग अलग बालकों के जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यह बात अच्छे से समझ पाता है एक अध्यापक जब वह वृद्धि विकास का गहराई से समझ विकसित कर लेता है। तो सही आंसर था यहाँ पर बी। 8वें प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। 8वां प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। तो इनमें से 4 कथनों में से कौन सा उपयुक्त है, कौन सा सही है, देखते हैं। ए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड्स एट बर्थ। तो ये कथन कैसा है, गलत है। विकास कब प्रारंभ होता है, तो वो गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है, और कब तक चलता है, बिल्कुल एक प्राणी की मृत्यु तक यह विकास की प्रक्रिया चलते रहती है। तो जब हम कहते हैं कि विकास एक लगातार या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो हमें इसी बात को ध्यान रखना होता है कि विकास की प्रक्रिया जीवन के साथ शुरुआत होती है और जीवन के खत्म होने के साथ ही ये प्रक्रिया खत्म होती है, यानी गर्भाधान से मृत्यु तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। ऑप्शन बी है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। दैट सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। पहले अगले 2 कथन भी देख लें कि इससे भी उपयुक्त कोई तो नहीं है। सी है, विकास एकल आयामी है, डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। तो नहीं, विकास एकल आयामी नहीं है, विकास के विभिन्न आयाम हैं। तो सही शब्द क्या होता है विकास के संदर्भ में, दैट इट इज मल्टी डायमेंशनल, यह बहुआयामी है। याद रखना है आप लोग को कि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम विकास के अलग अलग आयामों की चर्चा करते हैं। शारीरिक गतिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, इसी प्रकार सामूहिक विकास है, नैतिक विकास है। ये विभिन्न आयाम है विकास के। डी है, विकास पृथक होता है, डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट। पृथक पृथक की अलग अलग आयाम अलग अलग ही विकसित होते हैं, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये बात की कि विकास के सभी आयाम या उसमें होने वाले सभी परिवर्तन एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं। तो यह पृथक पृथक ना होकर के एकीकृत होता है। तो यहाँ सही वर्ड क्या होता है, एकीकृत, इंटीग्रेटेड। तो
तो ये कथन गलत है। तो हमें सही कथन कौन सा मिला? सिर्फ बी वाला। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निभा करता है। तो बिल्कुल एक बच्चे का कैसा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है कि ये बच्चे पर, उसके विकास की प्रक्रिया पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। 9वां प्रश्न है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? तो कुछ कथन है वंशानुक्रम के संबंध में, हेरिडिटी के बारे में, इनमें से गलत कौन सा है? ऑप्शन ए, वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, हेरिडिटी डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो बिल्कुल वास्तव में बालक का लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? वंशानुक्रम से ही होता है, हेरिडिटी से ही होता है। तो ये कथन सही है। बी है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी याद रखना है बच्चों कि एक बालक का, एक शिशु का ओवरऑल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन या उसका शारीरिक संगठन किस प्रकार का होगा, इसमें अधिक भूमिका होती है हेरिडिटी की, आनुवंशिकता की। जैसे आपकी आंखें कैसी हैं, ठीक है, आपके नाक की शेप कैसी है। भाई ऐसे तो सबकी नाक की शेप सिमिलर तो होती है, लेकिन पर्टिकुलरली कैसी है वो कहाँ से डिसाइड होता है? हेरिडिटी से। आपके हाथों की शेप कैसी है, फिंगर्स की शेप कैसी है, ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, इस सब में काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है हमारी आनुवंशिकता का। ऑप्शन सी है, यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द बर्थ ऑफ ट्विंस। तो बिल्कुल जुड़वा बालक होंगे, नहीं होंगे, क्या होंगे तो कैसे होंगे, ये सारा कुछ हेरिडिटी द्वारा यानी कि वंशानुक्रम द्वारा ही निर्धारित होता है। डी ऑप्शन है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, लाइक्स, डिसलाइक्स एंड इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड। नहीं जी, ये सारी चीज़ें यानी बालक की रुचियाँ क्या होंगी, उसकी अभिवृत्ति यानी उसका नज़रिया या दृष्टिकोण क्या होगा, या उसके जो इमोशनल स्टेट्स हैं पर्टिकुलर टाइम पर वो कैसी होंगी, ये आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है। तो ये कथन गलत है। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 4 कथन हैं, इन चारों कथनों में से कौन सा सत्य है, आइए देखते हैं। ए है, बच्चा अपने पैरों पर सिर से पहले नियंत्रण प्राप्त करता है, द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ हिज और हर फीट फर्स्ट बिफोर हेड। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? कि हम जानते हैं कि पहले वो हेड पर यानी सिर पर कंट्रोल उसके आता है या प्रारंभ होता है। बच्चा पहले अपने सिर वाले हिस्से पर नियंत्रण पाता है और उसके बाद में नीचे की ओर यानी कि पैरों वाले और उसका नियंत्रण आता है। और ये किसके अनुसार होता है? ये सिफेलोकॉर्डल नियम के अनुसार होता है। सिफेलोकॉर्डल नियम जिसे हम पढ़ते हैं विकास के नियमों में दिशा के नियम के अंतर्गत, और हिंदी में हम इसे लिखते हैं मस्तकाधोमुखी दिशा का नियम। यानी बालक की विकास की प्रक्रिया में, खासकर हम कहें उसके शारीरिक गतिक विकास के संदर्भ में, परिवर्तन सिर से प्रारंभ होते हुए पैरों की ओर आते हैं। यानी सबसे पहले बालक का नियंत्रण सिर वाले हिस्से पर होता है और फिर उसके बाद शरीर के निचले हिस्सों पर। दूसरा है, सामान्य योग्यता बालक के विकास की सभी प्रावस्थाओं में विशिष्ट योग्यता से पहले आती है। ठीक है, जनरल एबिलिटी प्रीसीड्स स्पेसिफिक एबिलिटी इन ऑल फेजेस ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। क्या ये कथन सही है? देखेंगे, आगे के भी देख लेते हैं। पहले ऑप्शन सी है, जीवन के अंतिम चरणों में विकास का अचानक स्फुरण होता है, यानी देयर इज अ सडन स्पर्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द लास्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ। नहीं जी, ऐसा संभव ही नहीं है कि अंतिम वर्षों में यानी जीवन के जो अंतिम वर्ष होते हैं या जिसे हम वृद्धावस्था का नाम देते हैं, वहाँ पर विकास का अचानक स्फुरण होता हो, यानी सडन स्पर्ट ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलता हो, अचानक कुछ नई चीज़ें आ रही हैं उसमें, ये संभव नहीं है। आप सभी जानते हैं कि वृद्धावस्था में धीरे धीरे क्षीणता आती है, सभी क्षमताओं में, सभी तरीके की संरचनाओं में क्षीणता आने लगती है। तो ये कथन गलत है। उसके बाद बच्चा पहले अंगुलियों को नियंत्रित करता है और फिर बाजू
बाजू को नियंत्रित करता है, द चाइल्ड कंट्रोल्स फिंगर्स फर्स्ट एंड देन द आर्म्स। तो बच्चों ये कथन भी गलत है, इसका उल्टा सही होगा कि बच्चा पहले बाजू को नियंत्रित करता है, उसका नियंत्रण पहले बाजू पर प्रारंभ होता है और उसके बाद अंगुलियों पर नियंत्रण आता है। और ये किसके अनुसार है? ये भी दिशा के नियम के अनुसार है, और उसमें जो निकट दूर क्रम का नियम है जिसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, बिल्कुल क्लास में अच्छे से इसे पढ़ाया है हमने। प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन की बात जब हम करते हैं, यानी जो विकास की प्रक्रिया है वो क्षैतिज दिशा में शरीर के केंद्र से प्रारंभ होकर जो शरीर के बाहर के हिस्से हैं या परिधि के हिस्से हैं उनकी ओर आती है। केंद्र के नज़दीक जितना कोई हिस्सा है वहाँ पर नियंत्रण उतना पहले आता है। तो हमारी उंगलियों की तुलना में हमारे शरीर के केंद्र के नज़दीक कौन है? हमारे बाजू हैं। तो एक शिशु का पहले नियंत्रण अपनी बाजुओं पर आता है और सबसे अंत में उसकी उंगलियों पर। ठीक है, ये हमारा आखिरी प्रश्न था आज के सेशन का, और इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं इन सेशन से, ऑब्वियसली कुछ हेल्प आपको मिल पा रही होगी, तो बिल्कुल आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।